हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। उन्हें 3 प्रकार से कैसे कैसे और किस प्रकार बांटा गया, उनकी विशेषताओं के साथ उनका अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। तो 3 प्रकार में 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग इस प्रकार हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, दूसरा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर और तीसरा विकास के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। ऐसे ही विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, विकासशील, अल्प विकसित और विकसित। यह बस इतने प्रकार इसलिए बोले गए हैं क्योंकि बस मात्र देखने का एक नज़रिया है। वैसे अर्थव्यवस्थाएं 3 ही प्रकार की होती हैं, या फिर कह लो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या फिर विकासशील, अल्प विकसित और विकसित। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पर इनका विस्तृत अध्ययन करने के लिए। तो अब देखेंगे कि पार्ट 1 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर तो 2 तरीके से बांटा गया था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं उनको सीखेंगे। तो खुली अर्थव्यवस्था एक तरीके से ओपन इकोनॉमी होती है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात की अनुमति होती है दूसरे देशों के साथ और दूसरे राज्यों के साथ। संसाधनों का मुक्त आवागमन होता है, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। उदारवादी नीति का पालन किया जाता है, अन्य देशों के साथ में व्यापार होता है, अन्य देशों के साथ में निवेश होता है, विदेशी निवेश होता है, घरेलू निवेश होता है। कोई दूसरा देश हमारे देश में निवेश कर सकता है और हम किसी दूसरे देश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही आयात निर्यात पर भी स्वतंत्रता होती है। तो अब देखेंगे बंद इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर इसमें प्रतिबंध होता है, संरक्षणवादी नीति का पालन किया जाता है। ऐसे मानो तो सामान्यतः एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि किसी भी देश के पास में सभी प्रकार के संसाधन मौजूद होना ये मुश्किल ही है कि उसे कुछ भी बाहर से ना लेना पड़े या फिर बाहर को कुछ ना देना पड़े। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, बंद अर्थव्यवस्था, वो एक तरीके से आदर्श स्थिति होती है। अब देखेंगे दूसरे में, मतलब संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। तो पेज नंबर 3 पर हैं हम सब। अब देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी का मतलब इसमें मुख्यतः इसमें सार्वजनिक कल्याण का काम किया जाता है। इसके जनक कार्ल मार्क्स हुआ करते थे। तो इसमें कीमत निर्धारण के लिए केंद्रीय सत्ता होती है, आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण होता है, नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाएगा, यह नागरिक की आवश्यकता पर डिपेंड करता है। मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है। बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। बाजार प्रतिस्पर्धा मतलब बाजार की 2 शक्तियाँ मानी गई हैं, मांग और पूर्ति। जिस हिसाब से जिन वस्तुओं की और सेवाओं की मांग रहेगी उन्हीं के आधार पर उनका उत्पादन किया जाता है। तो इसे कहते हैं बाजार के 2 नियम, मांग और पूर्ति। अब इन्हीं के अनुसार जब बाजार का सुचारू रूप से पालन होता है या कार्यक्रम होता है, क्रियान्वयन होता है, तो उसे बाजार प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो ऐसे अब देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियाँ बाजार के आधारित होती हैं, मतलब वो बाजार पर पूर्णतः आधारित होती हैं। कह सकते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र से होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ कमाना होता है। मांग के अनुसार उत्पादन होता है, जो वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक हैं, उनके अनुसार जो उनकी मांग होती है उसी के अनुसार उत्पादन किया जाता है। हस्तक्षेप की नीति कह सकते हो, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। इससे उदाहरण के लिए हम अमेरिका ले सकते हैं, ब्रिटेन ले सकते हैं, जो भी पर कैपिटा इनकम वाले अधिकतम देश हैं। ऐसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार का सीमित हस्तक्षेप होता है। सरकार की भूमिका मात्र एक नियामक के तौर पर होती है, जो बाजार और ग्राहकों के बीच में समन्वय स्थापित करती है। कुछ रेट सरकार फिक्स करती है और कुछ के लिए संस्थाएं हैं और कुछ बाजार के नियम के अनुसार फिक्स होते हैं। और इसमें जन कल्याण और बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ दोनों को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब बाजार प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे और जन कल्याण भी होता रहे। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर।
तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वितरण किया गया है तो 3 भागों में किया गया है, एक अल्प विकसित, एक विकासशील और एक विकसित। तो अल्प विकसित में संसाधनों के आधार पर इनका पूर्णता मतलब होता है कि किस तरीके से संसाधनों का वितरण हुआ है, उनका दोहन हुआ है, इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अल्प विकसित में देखते हैं कि संसाधनों का दोहन एकदम प्राथमिक अवस्था में है, उनका भी दोहन बस स्टार्ट ही हुआ है या उनका सही से दोहन नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति एकदम निम्न होती है, प्रति व्यक्ति आय एकदम निम्न होती है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इस अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होता है, तकनीकी विकास न्यूनतम स्तर पर होता है, आधारभूत संरचना का अभाव होता है। आधारभूत संरचना अर्थात बिजली, पानी, सड़क, जो रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुएं हैं, ज़रूरी संसाधन हैं, उनके भी अभाव होते हैं। गरीबी दर, बेरोज़गारी दर एकदम सर्वाधिक होती है। औद्योगिकरण न्यूनतम होता है, बस अपनी प्रौढ़ावस्था मतलब बस पैदा हुआ है, बस अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसे ही विकासशील अवस्था अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दोहन प्रारंभ होता है, किंतु उनकी अनेक संभावनाएं विद्यमान होती हैं, अभी और उनका दोहन किया जा सकता है। ऐसे प्रति व्यक्ति आय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर कम होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर प्रति व्यक्ति आय निश्चित की गई उससे कम होती है, हालांकि अल्प विकसित से ज़्यादा होती है। आधुनिक तकनीक का अभाव होता है, लेकिन अल्प विकसित से ज़्यादा होती है। आधारभूत संरचना की कमी होती है, लेकिन अल्प विकसित से ज़्यादा होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया की विभिन्न संभावनाएं होती हैं, मतलब और भी ज़्यादा औद्योगिक प्रक्रियाएं बढ़ाई जा सकती हैं और लाभ कमाया जा सकता है और निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे ही तीसरे पे आएंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि ये किस प्रकार की होती हैं। तो इसमें संसाधनों का दोहन एकदम सर्वाधिक होता है, एकदम अपने चरम स्तर पर होता है, प्रति व्यक्ति आय हमेशा उच्च होती है, तकनीकी सुदृढ़ होती है, सर्वाधिक होती है, विस्तृत होती है, उच्च स्तरीय आधार पर आधारभूत संरचना होती है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की भूमिका सर्वाधिक होती है। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र मतलब कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सेवा सेक्टर होता है उसे। तो अगले पार्ट में हम विस्तृत तौर पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे और किस तरीके से उसमें आय का आवागमन होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, इसको जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।